आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिक्कुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरवा भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्म ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। उड़ीसा में डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। ये चित्र में नदी से गुजर रही हैं ये महिलाएं। अब जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों की ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलाने पर पैदा हुई राख की खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इसी राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेतों में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक कोटक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती करते थे। कुछ शिकारी संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह
का शिकार करके और वन्य उत्पादन को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला गोंखोड़ समुदाय इस तरह का एक समुदाय था, जो समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकल जाते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश प्रति कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल एक पेड़ हुआ महुआ, एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोंगरिया कंधे कबीले की औरतें पांडु की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएगी। ये डोंगरिया की महिलाएं सर पे पांडुलू की पत्तियां लिए जा रही हैं। पलाश के फूल की जरूरत होती थी तो वे खोड़ समुदाय के लोग उससे ही कहते थे। इन समुदाय को चावल व अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों का अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरत चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जबकि वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल का संतान मानते थे। वे जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। इन चीज़ों आसपास पैदा नहीं होती थी जिन्हें उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इसी तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्जे और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चल जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन, गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लावड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग गडेरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये भारत की कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके हैं। यहाँ ऊपर गडडी यानी वन, गुर्जर और भोटिया, सहरिया, भील
बान गुजर राठौवा, बैगास बंजरा गोंड, बंजरा कोया बंजरा गोंड, बैगास मारिया गोंड, पराजा बोंडा कांढा कोया सोओरा खोंडा, संथाल मुंडा उरवा संथाल, हाजंग खासी रियांग खासी, नागा अपाटिन निस, ये समुदाय के लोग हैं। इस समुदाय के लोग पूरे भारत में घूमकर अपना जीवन बसर करते थे। का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, ये इनका एक प्रोसेस है जो ये लगातार पूरे साल करते थे। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु, आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरतों के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानवविज्ञानी वेरियर एलविन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंट समुदाय के बीच बिताए थे। एलविन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस में कार्यक्रम और कामों के बंटवारों को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुछ ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदे का इस्तेमाल करते थे। औरतों साग, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि फल बीनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो वे केवल जड़ या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छी शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अर्धजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थीं। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और फिर शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुआर में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटी में पक जाती थी। अगहन में सारा फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीनों में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरह चल दे। वह चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकारी के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। वेरियर एलविन द्वारा लिखित बैगा 1939 और एलविन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोड्स वेरियर एलविन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय पुस्तकालय पर आधारित गतिविधियाँ। बैगा औरतें और मर्द जो काम करते थे उनको ध्यान से पढ़ें। क्या आपको उनमें कोई कर्म दिखाई देता है और उनके कामों में क्या फर्क थे? चित्र 4 में ईंधन में एक लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की। बिहार 1946। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते थे। जंगल से लकड़ियाँ भी लाते थे। ये लड़की लकड़ियाँ लेके आती हुई दिखाई गई है। बेवड़े क्या होते हैं? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द बेवड़ कहलाता है। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति
कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरी कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसर को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों की जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं अंग्रेज के आने से बहुत साल इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकतर काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधियों की हैसियत से अपने समूहों का अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। घुमंतू काश्तकार का क्या हुआ? एक ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के ये चित्र दिखाया गया 5वें पूर्वोत्तर के निसी आदिवासी के एक गांव में लट्ठों से बना घर। जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता था। ये महिलाएं दिखाई गई हैं चित्र 6 में। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया जाता है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी जाती है। ये खेती के लिए जो चित्र में दिखाए गए चित्र देख सकते हैं। खेती कर रहे हैं लोग। समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसान को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में। पट्टेदार अपनी भूस्वामी का भाड़ा चुकाता था और भूस्वामी जो होगा सरकार को लगान देगा। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। यहाँ जहाँ पानी कम होता और मिट्टी सूख जाती वहाँ हल से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छे उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों
को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगलों के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती को छूट दे दी गई। वन और कानून और उनका प्रभाव, जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः हुए कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी चित्र साथ में दिखाया गया। आंध्र प्रदेश में धान के खेतों में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को देखें। भारी असर पड़ता था। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिए। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरत कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने का इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसीलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स, जो लेटे रहते हैं उसको स्लीपर्स कहते हैं, नीचे पट्टी के नीचे के लिए पेड़ काटने और लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारी ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीनों को छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के साथ करने के लिए वन गांव बसा दिए। स्लीपर लकड़ी के क्षैतिज तख्ते इन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों की दौरा किया था। एल्विन इन लोगों की रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठा किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस दौर में है जीना कितना मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैल बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में जीना है कितना मुश्किल। बेलियर एल्विन एक साम्राज्य वाले संगाती मैकेल पृष्ठ 316 से उद्धृत है ये कि अंग्रेजों के दौर में कितना जीना है मुश्किल। बहुत सारे आदिवासी समूह औपनिवेशिक कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीके से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दिया। 1906 में सोग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुए वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह
समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पाद की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारत रेशम का यूरोपीय बाजार में भारी मांग था। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबसे आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इसी मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पाद पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़ पालते थे। रेशम के व्यापारी एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। या कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुनी कीमत पर बेचा जाता था। निर्यात और रेशम उत्पाद के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। ये चित्र में दिखाया गया है। रेशम गोदरा औरतें बुनाई करती हुई, चटाई बुनती हुई। हाजंग औरतों के लिए काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाती थीं। ये चित्र 10वें बिहार के कोयला खनिक 1948-1920 के दशक में बिहार झरिया के रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमकोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश में कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिरी से चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गए थे। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भीतर भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदार के मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर वापस लौटने नहीं देते थे। नज़दीकी से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश में विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहारों पर लगी पाबंदी, नए करों और व्यापारियों व महाजन द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथाल ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का विद्रोह था। गतिविधियाँ पता लगाइए कि कोयला खदानों में काम के हालत बदल गए हैं या नहीं। पता लगाइए कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत का क्या कारण होते हैं। बिरसा मुंडा की देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरी चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण की बात किया करते थे जो जब मुंडा लोग डिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद
थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदायों के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मशीनरी स्कूलों में जाने लगे, जहां उन्हें मशीनरी के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, अगर वे अच्छे इंसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगा। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनमें वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपनी अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपनी गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मशीनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकाल कर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। ये दे रखा लहूलुहान मेरे कंधे पर। मुंडा आदिवासियों गीत में उनको कष्ट झलकाते हैं। हाय कोहलू के बैलों की तरह मैं लहूलुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात। हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरी कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। के.एस. सिंह, बिरसा मुंडा एंड हिज वैष्णव। विष्णु को पूजा करने वाले अब वैष्णव कहलाते हैं। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों को भूनीति उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मशीनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण द्वीपों और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी द्वीपों और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्ति पर राज्य का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हौजे से मृत्यु हो गई। आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2
मायनों में महत्वपूर्ण था। पाला इसने मजबूर किया जिसके जरिए डिकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जात दिया कि अन्याय के विरुद्ध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। अन्यत्र में हम नगदी की क्या जरूरत। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते थे। पापुआ न्यू गिनी के एक इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं। कहते हैं कि नगदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्या जोश से मैं करूँ काम, क्यों मैं चढ़ूँ नारियल के पेड़ पर। तो है नगदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताए अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता क्यों करूँ। कोहन कलर का प्रपोजल संख्या द इकोनॉमी ऑफ द सबस्टेट एग्रीकल्चर 1970 में उद्धृत एक गीत पर आधारित है।